Assalamualaikum dear students. Today we will focus on how to prepare for the competitive exams or how to crack any competitive exam in the nursing field. So first of all the question arises why we have to crack or prepare any competitive exam, because competitive exam in nursing opens the doors to various prestigious positions like NORCET opens the positions for the EIC officers, nursing officers at AIMS, लाइक वाइज एट अदर जो बाकी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ भी बहुत सारे जो है नर्सिंग ऑफिसर से पोस्ट निकलती हैं, लेकिन बिफोर गेटिंग दैट पोजीशन आपको एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना पड़ता है. फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर यूर आपको अपने आप को प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर दैट एग्जामिनेशन दैट यू कैन क्रैक सक्सेसफुली टू अटेन दैट प्रेस्टिजियस पोजीशन. तो उसके लिए आज जो है कुछ टिप्स जो हैं एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच में आपके लिए लाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, पूछते हैं कि मैम प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे पढ़ना है. तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें हमने वेरियस प्रूवन टेक्निक्स को जो है यहाँ पे कंक्लूड करके आज आपके पास एक अप्रोच लेके आए हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज यू हैव अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न. जैसे अगर आप देखेंगे एसएसबी का एग्ज़ाम कश्मीर में डिफरेंट होता है और नॉर्सेट की टेक्निक डिफरेंट है. सिमिलरली अगर आप देखेंगे बाकी सारे एग्ज़ाम में जैसे पीजीआई चंडीगढ़ का उनका पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन सबका ही अगर आप देखेंगे सिलेबस एक है. तो उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, अदरवाइज नर्सिंग का सिलेबस सबका ही सेम है. सो यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द टॉपिक्स. जैसे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम मेन एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं दैट आर मोस्टली फ्रॉम द नर्सिंग फाउंडेशन होता है, मेडिकल सर्जिकल का होता है, देन कम्युनिटी नर्सिंग का होता है, एंड उसके बाद ही हमारे जो है पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन जो आ जाते हैं एग्ज़ाम में. लगभग 70% 80% पेपर इन्हीं सब्जेक्ट्स का ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, आप इन पे फोकस करते हो, इनका आप थ्योरी अलॉन्ग विद द क्लिनिकल पार्ट को जो है फोकस इन चीज़ों पे करते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है. देन आपको जो है एमसीक्यूज़ जो हैं केस बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर आप देखेंगे अगेन अगर कोई एनक्लेक्स प्रिपेयर कर रहा है, नॉर्सेट प्रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे मोस्टली थेरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा जो हमारे पास आ जाते हैं वहाँ पे वो जो होते हैं क्लिनिकल बेस्ड या केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. टॉपिक तो आपकी थ्योरी में होता है लेकिन केस बेसिस पे होता है. वह डायरेक्टली आपको जो है जैसे यूटीआई को कोई क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि यूटीआई कौन सा कॉमन ऑर्गेनिज्म है या किससे होता है. वहाँ पे आपको जो है एक सिचुएशन दी जाती है कि फीमेल आए ऐसे पेन करके आई, तो इसको जो है आप कैसे मैनेज करोगे और इसका प्रायोरिटी पे मैनेजमेंट क्या आएगा, इस बेसिस पे जो है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इसके लिए आपको जो है क्लिनिक्स पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको एक एनालिसिस करनी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपको जो है उसमें फोकस करना होता है, एनालिसिस बनाना होता है कि पिछले 10 साल से पेपर जो आ रहे हैं वो क्या बेस्ड आ रहे हैं और क्या चेंजेस अब आ रही हैं. उससे क्या होता है कि एक ट्रैक बन जाता है आपको कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, आपको आगे जो है कंपटीशन कैसे आने वाला है. जैसे अगर आप देख रहे हो कि पिछले साल मान लीजिए मेडिकल सर्जिकल से 40 क्वेश्चन आए या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये पैटर्न चलता आ रहा है, तो आप इस फोकस पे आपको एक जो है एनालिसिस बना सकते हो कि मेडिकल सर्जिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर मेडिकल सर्जिकल वेरी वेल, तो आप उसको वेटेज ज़्यादा देंगे. ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लीजिए नर्सिंग फाउंडेशन से ज़्यादा आया और क्लिनिकल पार्ट से ज़्यादा आया है क्वेश्चन, अगेन इट गिव्स यू द क्लू कि आपको जो है क्लिनिकल पे भी फोकस कर रहा है एंड केस सिनेरियो बेसिस पे भी फोकस करना है. सो वेरियस क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना ज़रूरी है, उनको एनालिसिस करना ज़रूरी है. तो दो चीज़ें आप यहाँ पे फोकस रखेंगे, एक तो आपका सिलेबस, देन आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर, देन आपके पास जो है स्टडी प्लान क्या होगा. तो स्टडी प्लान अगर हम देखेंगे, आप देखोगे तो मैं इससे पहले भी 2 वीडियो चढ़ा चुकी हूँ. प्रोमोडोरो टेक्निक जिस पे मैंने एक बारी बोला है, और दूसरा है इफेक्टिव स्टडी हम कैसे करेंगे. तो वो आप जाइए, आपके पास सब्सक्रिप्शन में लिंक होगी, वो जाके आप देखिए. एंड अगर अब आपने जो है वो प्रोकास्टिनेशन दूर की है, नाउ
आपके पास जो है क्रिएटिव प्लान बनाना है, और वो ऐसा प्लान है कि आपके पास कितना टाइम है। मान लीजिए अगर कोई जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा है या ऑलरेडी किसी जॉब में है, अब वो चाह रहा है कि वो हायर पोजीशन जो है अटेन करे या कहीं और इंस्टीट्यूशन में स्विच करे, अपना करियर वहाँ की तरफ स्विच करे, तो आपके पास आपको जो है टाइम क्या है। अगर आपका ड्यूटी शेड्यूल है 5 तक है, डे जनरल शिफ्ट है, तो वैसे आप नाइट में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको डे नाइट का है या वेट है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं ना। अगर आपको इवनिंग वाला वेट है तो मॉर्निंग में कर सकते हो, अगर मॉर्निंग वाला वेट है तो आप इवनिंग से नाइट में भी कर सकते हो। और अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो आप जो है एक डे का ऑफ लेके कुछ घंटे रेस्ट करके बाकी 2 दिन जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो आपके पास बेस्ट टाइम है। लेकिन आपको मिनिमम आपको जो है ये डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन और आपकी नीड, क्योंकि नीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी इंसान को हमेशा टाइम देंगे लेकिन उसकी नीड नहीं है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, वो डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को आप कम ही टाइम देंगे लेकिन उसकी वो नीड है, वो उस कम टाइम में भी करेगा। तो मिनिमम आवर जो हम अगर देखते हैं तो वो 5 आवर्स 4 आवर्स काफ़ी होते हैं, बट पंक्चुअलिटी के साथ डिटरमाइंड अगर आप रहेंगे विथ कंसंट्रेशन तो 4 आवर्स में कहीं एग्ज़ाम नहीं गया है। एंड अगर आप ये खाली 60-70 डेज़ में ये 4 आवर्स रोज़ पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं गया है। तो आप जो है अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना लेंगे। तो अगर कोई जो है अभी पास आउट हुआ है, इंटर्न है या पास आउट उसने किया अभी घर में बैठा है, तो उसके पास तो 24 आवर है। 24 आवर में अगर हम 8 आवर्स उसका नींद में कट कर लेंगे और उसके 4 आवर उसके खाने पीने नमाज के साथ रख लेंगे, तो भी आप उनके पास जो है 12 घंटे हैं। तो 12 घंटे को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपना टाइम टेबल खुद से बना लीजिए। अब फिर से सवाल है कि सुबह पढ़े या शाम पढ़े, तो अगेन आपके पास क्या कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, कि आप मॉर्निंग पर्सन है कि नाइट। अगर आप नाइट पर्सन है तो आप डेफिनेटली अपना टाइम टेबल जो है शाम को बनाइए और अपने हिसाब से जो आपको फिट बैठता है। एंड अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप अपना टाइम टेबल जो है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करके आप जब तक वर्क शेड्यूल होगा या जब तक आपका मन होगा पढ़ने का उस हिसाब से बनाइए, लेकिन मिनिमम आप 4 आवर्स का आप बनाइए। देन उसके बाद ही जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बिफोर कि आप उनकी जो है मेमोराइजेशन रखो। जैसे कि आपको पहले पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्या है, एसिडोसिस क्या है। देन आप पीएच वैल्यूज़ याद रखें, बाइकार्बोनेट की लेवल याद रखें एंड अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है याद रखें, या एच पॉजिटिव आयन्स का जो है वैल्यू पता रखिए। लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एल्कोलिसिस एसिडोसिस का। देन उसके बाद ये एक बैलेंस रखें, थेरेटिकल एंड द जो क्लिनिकल नॉलेज है, इन दोनों में बैलेंस रखें। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेडिकल सर्जिकल हो या आपका नर्सिंग फाउंडेशन हो, ज़्यादातर जो है केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। मूविंग कि आपका बुक सोर्स क्या होगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने प्रीति अग्रवाल या आभा नरवाल जो हैं वो उन्होंने कंसल्ट की है, या पीके पनवर बहुत सारे लोगों ने कंसल्ट की हुई हैं, या आपने पीआर यादव कंसल्ट की हैं, या आपने जो है टारगेट हाई कंसल्ट की हैं। इनमें से कोई भी बुक आपने कंसल्ट की हैं तो अच्छी बात है, कीजिए और उसी का वापस से रिवीजन कीजिए। और अब अगर कोई जो है न्यू कमर है या जिनने अभी इंटर्नशिप ख़त्म की है, आप स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी, सो आई विल सजेस्ट कि आप जो है पीआर यादव पढ़ लीजिए एक बारी। तो आपके जो है उसका जो वॉल्यूम 1 आ जाता है, वॉल्यूम 1 में उसमें क्या आ जाता है, उसकी थेरेटिकल जो है सिनॉप्सिस है वो आप जाइए और वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। और अगर आपको उससे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं आपको वीकनेसेस है, थेरी अभी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्टॉप बुक वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव बुक बंद रख दीजिए और उसकी जो है रेफरेंसेस खोलिए आपके पास जो ऑलरेडी अपने ईयर के हिसाब से, जैसे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपकी मेडिकल सर्जिकल थी, ब्रूनर्स दार थी या लेविस थी, ब्लैक जॉयसिस की थी, जिसकी भी हैं तो वो पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड बुक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपके एनाटमी फिजियोलॉजी है, अगर आपको लग रहा है कि एनाटमी फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो स्टॉप कर दीजिए कॉम्पिटिटिव बुक यहीं पे, आप रॉसम विल्सन की तरफ जाइए, BD चौरासिया पढ़ लीजिए, या आप यह टाटोरा की तरफ जा सकते हैं, पढ़ लीजिए। फिजियोलॉजी में आप गाइटन हॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बेटर इज़ कि आप जो है रॉसे विल्सन का, टाटोरा का या BD चौरसिया का यूज़ कर लीजिए,
सफिशेंट है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है उसमें। देन उसके बाद ये अगर आपको लग रहा है कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसका सिनाप्सिस पार्ट में रिवीजन की तरफ जा सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं पीआर यादों से, या टारगेट हाई में भी ऑब्जेक्टिव से पहले जो है उसका सिनाप्सिस होता है, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि नहीं आपको इससे भी और अब चाहिए कुछ मटेरियल, देन गो टू द मिशन हाई की तरफ से, तो वो रेफरेंस बुक्स बनाए गए हैं, शॉर्ट नोट टाइप है, तो मिशन हाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपका सिनाप्सिस पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जो है उसके वॉल्यूम 2 की तरफ जा सकते हैं, दैट इज़ उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट, एमसीक्यू पार्ट। अब देखिए यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज फिर से हैं कि कोई पहले चाहता है कि वो चैप्टर कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही वो जो है एमसीक्यूज पढ़ लेगा। वैसे भी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा अप्रोच है। दूसरा उससे भी अच्छा अप्रोच क्या, आपका जो है आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके साथ उसका उसी टॉपिक के जो है ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज क्लियर कर लीजिए। उससे क्या हो जाता है कि आपकी थ्योरी का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जो है कंटिन्यूसली जो है दिमाग में आएगा कि आपने क्या पढ़ा और कहाँ पे आपको जो है मिस पॉइंट्स हो गए हैं, वो आपको एमसीक्यू से भी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप पीआर याद हो फिर से लेंगे या टारगेट हाई लेंगे, सॉरी पीआर याद हो लेंगे, तो वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ के नीचे एक्सप्लेनेशन फिर से होती है। तो अगर आपको कोई पॉइंट सिनॉप्सिस में जो है मिस हुआ होगा या क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो उस एक्सप्लेनेटरी पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। बट अगेन दिमाग में ये है कि वो कोई कंप्लीट बुक में उसमें भी एरर्स है, सो वहाँ पे आपको फर्दर स्टैंडर्ड बुक रेफरेंसेस के साथ टैली करना ज़रूरी है। देन आपके पास जो इंटरनेट सोर्सेज हैं उनका, जैसे वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे जो है इस वक्त नर्सिंग साइड से है, बहुत सारी एकेडमीज खोले हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो भी। आप नॉर्सेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आप एसएसआरबी के लिए कर रहे हो तो आपके लिए पीआर यादव सफिशेंट है, टारगेट हाई जो है मोर देन सफिशेंट है, या मिशन हाई वो भी बहुत सफिशेंट मटेरियल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप नॉर्सेट करेंगे या कोई फर्दर जो है टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर ले, तो गो फॉर द ऑनलाइन लेक्चर्स, वहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ टाइम वेस्ट करें, जहाँ आपको क्लियर है ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ऑनलाइन वो यूज़ कर सकते हैं। देन मॉक टेस्ट, आप अपने जो है जैसे आपने अब यह एमसीक्यूज कर लिए, तो हफ्ते में एक जो है संडे आप रख दीजिए मॉक टेस्ट का। तो सेम वैसे ही सीरीज़ किसी फ्रेंड को बताइए, आप उसका एक पेपर सेट करिए और उसको बोलिए मेरा आप पेपर सेट करें। तो टाइम 60 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन का, और जैसे जो पैटर्न होगा एग्जाम का उस हिसाब से सेम पैटर्न क्वेश्चन पेपर सेट कराना है, और खुद को कंसिडर करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, और वैसी स्ट्रिक्टनेस रखनी है, कोई टाइम का जो है वो ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो उस बेसिस पे भी आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से होगी, और जहाँ पे एरर्स होंगे वो आपको समझ आ जाएगा। सेकेंडली इससे जो है एग्ज़ाम फोबिया चला जाता है, एंड थर्डली आप जो है टाइमली जो है क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। देन उसके बाद ही जो है आपका स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास जैसे आपके पास है मटेरियल्स हैं और आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, आप निमोनिक्स बना के उनको याद रख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट्स में बना के जो है याद रख सकते हो। और वो जो नोट्स है या शॉर्ट ट्रिक्स ये है आपके पास निमोनिक्स हैं, वो स्टडी टेबल, जैसे मेरे पास यहाँ स्टडी टेबल है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ भी मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म में रखे हैं, और ऐसे करके मैंने ऐसे रखे ताकि जब मैं भी यहाँ इस टेबल पे बैठूँ मुझे इसकी तरफ नज़र पड़े। तो इससे क्या होगा कि रिपीटिशन खुद ब खुद आपको जो है कंटिन्यूसली खुद रिपीटिशन हो जाएगा, रिवीजन हो जाता है, और फिर ये भूलते नहीं हैं। देन एक्टिव रिकॉल, आप कंटिन्यूसली जो है अपने आप को जो है आपने एक टॉपिक पढ़ा, 5 मिनट का आपको गैप लेना ही है, 10 मिनट का, तो आप खुद रिवाइज करेंगे कि आपने क्या पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में आ जाते हैं। एक्टिव हाईलाइटिंग, तो जैसे आपके पास एक लाइन है, अगर आपको जैसे है कि डायबिटीज़ माइलेटस जो है एंडोक्राइन जो है डिसऑर्डर है, आप जो है आप इस लाइन में क्या करेंगे, एक वर्ड को ही खाली हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे जो है ये एक्टिव हाईलाइटिंग है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पूरे पैरा को, पूरी लाइन को करते हैं, उसकी वजह से जो है वो सेंटर ऑफ फोकस जो है वो डिविएट हो जाता है। एज ए रिजल्ट उस हाईलाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं आ जाता है। तो एक वर्ड जब आप करेंगे वो सेंटर ऑफ फोकस बन जाता है और आपके दिमाग में जल्दी फिट हो जाता है वो। देन हमारे पास जो होती है 5 मिनट्स टेक्निक होती है, दैट इज़ अगेन एक्टिव रिकॉल का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, आपको लग रहा है कि यार मुझे अब इसका रिवीजन करना है, तो आप किसी दोस्त को पढ़ाइए, कुछ स्टूडेंट को पढ़ाइए,
तो उससे क्या हो जाता है कि वो एक्टिवली आपके दिमाग में फिर से उसका रिवीजन होके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट बैठता है और उसमें जो है मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और भूलता नहीं है। माइंड मैपिंग अगेन, आप कुछ पढ़ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पब पढ़ रहे हैं, तो अब दिमाग में बनाइए ना, सेल बनाइए और देखिए एक्टिवली सोडियम जो है बाहर निकल रहा है या पोटेशियम अंदर जा रहा है। तो ऐसे करके जो है आपके दिमाग में सारा कुछ जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है उस टॉपिक की। दैट इज़ माइंड मैपिंग का आप यूज़ कर सकते हो। और एक्टिवली जो है आप एनालिसिस कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए आपने कहाँ पे एरर्स किए, मिस्टेक्स किए, वो आप कर दीजिए। देन जो कॉमन मिस्टेक जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक इंसान करता है वो आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट ये कि आपको खाली वीडियो लेक्चर्स पे रिलाई नहीं करना है, आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक रखनी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स अभी मैंने बोली, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप कोई भी अपनी चॉइस से ले सकते हो। उसको जो है वो स्टैंडर्ड बनानी है, आपको मेन रेफरेंस वही बनानी है। देन साइड लाइन में आपको ऑनलाइन वाला करना है, ऑनलाइन पे ही रिलाई नहीं रहना है। देन उसके बाद ही जो है आप जो है जैसे जो आपको इजी सब्जेक्ट आता है वही खाली करते रहेंगे तो आपका, मान लीजिए साइकेट्री अच्छा नहीं है तो साइकेट्री छोड़ेंगे नहीं, इग्नोर नहीं करना है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, उसको उनको भी टाइम देना है, इक्वली देना है। बट यह है कि जब आप पहले स्टार्ट कर रहे हो तो टू प्रिवेंट प्रोकास्टिनेशन आप इजी से स्टार्ट कर दीजिए, देन मूव टुवर्ड द डिफ़िकल्ट, बट डोंट इग्नोर द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, वर्क ऑन देम इक्वली जैसे आप जो है इजी सब्जेक्ट्स पे कर रहे हैं। इवन आप इजी से भी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट वाले पे कर लीजिए अगर आपका कंप्लीट हुआ है इजी वाला। देन उसके बाद ही जो है अगर आप खाली थियरी पढ़ते रहे और एमसीक्यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मैंने अभी 2 टेक्निक्स बताई कि चैप्टर के बाद आप एमसीक्यूज़ का लीजिए उस चैप्टर का, और टॉपिक के बाद ही एमसीक्यूज़ का लीजिए उस क्वेश्चन का। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी रिवीजन और जो है ट्रैकिंग बराबर रहेगी। लेकिन अगर आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो एमसीक्यूज़ को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रहे हो, तो आप खाली थियरी पढ़ रहे हो, उससे चांसेस हो जाता है कि कल को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो आपको वहाँ पे थ्योरी काम नहीं आती हैं और आपको समझ ही नहीं आता इस एमसीक्यू को करना क्या है। जब आप केस सिनेरियो पढ़ रहे हो, आपने खाली यहाँ से थ्योरी सिंपल पढ़ी है, तो यू बिकम देयर, वो आप वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक माइंड रह जाता है कि करना क्या है। तो जब आपने पहले ही ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, इनके मॉक दिए होंगे, तो आपको उस वक्त जो है दिमाग को जो है डिसीजन मेकिंग उस वक्त क्विक हो जाती है कि इसका कैसे हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाती है। सो आपको जो है रियलेबल एक स्टैंडर्ड मटेरियल को भी जो है उस पर रिलाई करना है। जैसे मैंने भी बोला, खाली वीडियो वाले नहीं देखना है, आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखनी है, उसको एक रेफरेंस रखनी है, उस पर भी प्रिपेयर करना है। देन आपको जो है आप पूरे साल जो है आपके पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो आप उसको टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लास्ट में आप बोल रहे हो कि आप पढ़ेंगे, उस वक्त क्रैम्पिंग हो रही है आपको, नहीं, आपको जो है कॉन्स्टेंट जो है डिटरमाइनेड एक रिवीजन रखना है, करना है। ये नहीं कि अब मैं खाली पढ़ता रहूँगा फिर लास्ट में करूँगा, नहीं। जैसे मैंने भी बताया, थ्योरी का आपका एमसीक्यू से हो जाएगा और आपके एमसीक्यूज़ का रिवीजन आपके मॉक से हो जाएगा। सो दीज 3 जो है आपके पास कंटिन्यूसली हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि आपको दिन में एक बार ही रिवीजन करना है, हफ्ते में एक बार ही रिवीजन करना है, एंड महीने में एक बार ही, 15 दिनों के बाद एक बार ही रिवीजन करना है, महीने में एक बार ही रिवीजन करना है। तो ये आपका जो होगा कैसे, जब आपने पहले पढ़ा एमसीक्यू से रिवीजन हो गया, एमसीक्यूज़ को मॉक से हो गया, और पूरे चैप्टर का फिर 15 दिन के बाद हो जाएगा, और पूरे उस सब्जेक्ट का जो है 1 महीने में हो जाएगा। तो वैसे करके आप ये स्ट्रैटेजी भी रख सकते हो। देन स्टे हाइड्रेटेड, डोंट स्ट्रेस यूर सेल्फ टू मच। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट या योगा, नमाज, कुरान तिलावत आप रख सकते हो, या कोई म्यूज़िक सॉफ्ट सुनता है तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अवॉइड सोशल मीडिया, ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना रहिए, बिकॉज अगेन जो रेडिएशन से आपके दिमाग को स्ट्रेस करती हैं एंड आइज पे स्ट्रेन पड़ जाता है, उसकी वजह से हेडेक हो जा सकता है, माइग्रेन हो सकता है, तो आपकी स्टडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, टाइम वेस्ट हो सकते हैं। इससे प्रेफरेंस बेटर है कि अगर आपको फ्रेंड्स से बात करनी है, कुछ कर, सीधे मिलिए 10-15 मिनट के लिए, या कोई गेम खेलिए, जो आउटडोर गेम होगी, इंडोर जैसे कैरम वगैरह, उससे माइंड आपका रिफ्रेश होगा, इंस्टेड ऑफ दिस ऑनलाइन गेमिंग एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इनको अवॉइड कर दीजिए। आप अगर मोबाइल यूज़ करना चाह रहे हो, इसी के लिए करें कि जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप ऑनलाइन कोई लेक्चर दे रहे हो, दैट विल बी द बेटर। देन विटामिन सी का यूज़ कर लीजिए, नट्स, ग्राउंड नट्स वगैरह, इनका भी यूज़ कर लीजिएगा। हैव गुड डाइट एंड गुड स्लीप, इट इज़ वेरी इक्वली इम्पॉर्टेंट
इन योर प्रिपरेशन, जैसे आपका पढ़ना इम्पोर्टेंट है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।